Hello everyone, you are most welcome my YouTube channel Daisy English. Today the subject is the first chapter, the portrait of lady for class 11th. The chapter has been written by Khushwant Singh, who belonged to Punjab. Khushwant Singh was an Indian writer. He was a lawyer, diplomat, journalist and politician. He was born at Hadali in British India, now in Pakistan, on February 1915, and he was educated in Delhi and Lahore and earned LLB degree from London. As a writer, he was best known for his sharp secularism, humor, sarcasm, and also love for poetry. He got many awards as Padma Bhushan in 1974. He was awarded with Padma Vibhushan in 2007 and he died on March 20th, 2014 in Delhi. Students, it is very best known chapter of the writer. The writer says here कि उसकी दादी माँ हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह बहुत बूढ़ी थी। 20 सालों से जब से वह अपने दादी माँ को देख रहा था, उसकी बूढ़ी दादी माँ का चेहरा झुर्रीदार था, लेकिन लोग ये इनका चेहरा झुर्रीदार था और लोग ये आप देख रहे हैं दिन की दादी माँ को, और क्रिस क्रॉस था, चारों तरफ लग रहा था कि कटा हुआ है, इतनी बुजुर्ग थी। लेकिन लोग कहते थे कि कभी वो जवान हुआ करती थी, बहुत सुंदर थी और बहुत स्मार्ट थी, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। यह उसकी दादी माँ का ही तस्वीर है, लेकिन राइटर को यकीन नहीं होता है। राइटर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके दादाजी का जो चित्र था वो बैठक घर में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। वे पगड़ी बांध रखे थे और लूज कपड़ा पहने हुए थे, साथ में उनकी दाढ़ी जो थी बहुत लंबी थी, जो लगभग छाती तक पहुंच रहा था, पूरे छाती को कवर कर रहा था। बहुत लंबे आयु के लगते थे, बहुत लंबी उम्र लगता था उनका, और ऐसा लगता था कि उनके बच्चे नहीं हो सकते, केवल उनके पोते पोतियाँ हो सकती हैं। जहाँ तक दादी माँ की जवान और सुंदर होने की बात है, तो यह राइटर के निगाहों में मूर्खतापूर्ण बात थी। वह विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा राइटर को खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें वह अपने बचपन में खेला करती थी, जो उनके लिए बेतुका और गरिमाहीन प्रतीत होता था, और राइटर उसे पैगंबरों की कहानी मान करके उसे सुनता था और सुनाया करती थी। वह हमेशा मोटी, छोटी, थोड़ी सी झुकी हुई थी और उनके चेहरों पर झुर्रियाँ, रेखाएं चारों ओर थीं। राइटर बताता है कि उसे विश्वास नहीं होता था। उसे विश्वास था कि वह उसी रूप में थी। बूढ़ी इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। 20 सालों से राइटर उसी तरह देख रहा था। वह कभी सुशोभित नहीं, किंतु सुंदर तो वह सदा से ही थी, क्योंकि दाग रहित सफ़ेद वस्त्रों में से एक हाथ अपने कमर पर उसको झुकने से संतुलन के लिए रखकर और दूसरे हाथ से माला फेरते हुए घर में लंगड़ा कर चलती थी।
उनके चांदी जैसे सफ़ेद बालों की लटें उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे हुए थे और उनके होंठ लगातार न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह पहाड़ों में जाड़े के दृश्य की भांति शांति और संतुष्टि की सांस लेती शुद्ध श्वेत शांत शांति के विस्तार जैसी थी। राइटर कहता है कि वह और दादी माँ दोनों अच्छे मित्र थे। जब राइटर के माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो वे राइटर को दादी माँ के साथ छोड़ गए, जो लगातार साथ रहते थे। वह सवेरे राइटर को जगाया करती थी, विद्यालय के लिए तैयार करती थी, उसे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। समय पर वह प्रातःकालीन प्रार्थना जैसे उबाऊ स्वर में बोलती जाती थी, इस आशा में कि राइटर भी इसे सुन ले और कंठस्थ कर ले। लेकिन राइटर कहता है कि वह सुनता था क्योंकि उसे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, किंतु सीखने की उसका कहीं भी कोई इरादा नहीं था। फिर इसके वह पहले ही साफ की हुई पीली घड़ियों जैसी पुती हुई लकड़ी का पटरी, जो पहले के लोग पढ़ा करते थे, ऐसा पटरी ले करके और उसमें छोटी मिट्टी की दावात लाल कलम लाती थी और उसको एक गठरी में बांधती थी और उसे राइटर को दे देती थी। मक्खन लगी एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ी सी चीनी फैलाकर नाश्ता करने के बाद वे दोनों स्कूल जाते थे। वह अपने साथ कई बासी रोटियां ले गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी। चूँकि स्कूल मंदिर के से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी दादी हमेशा राइटर के साथ स्कूल जाती थी। पुजारी बच्चों को वर्णमाला और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाता था। जिस समय लड़के वर्णमाला और प्रार्थना को समूह गान के रूप में गाते हुए कतारों में बरामदे में दोनों तरफ बैठे हुए होते थे, उस समय दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही होती थी। जब वे दोनों काम समाप्त कर लेते तो साथ साथ घर लौट जाते थे और इस समय गांव के कुत्ते उन्हें मंदिर के द्वार पर मिल जाते थे। वे उनके साथ घर तक पीछे पीछे उनके द्वार तक आते थे और रोटियों को खाते, गुर्राते, झगड़ते हुए आते थे। जब राइटर के माता पिता शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा। राइटर कहता है, यह उनकी मित्रता में एक निर्णायक क्षण था। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज फ्रेंडशिप। यद्यपि वे एक ही कमरे में रहते, परंतु दादी अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि राइटर का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हो गया था जो मोटर बस से जाया करता था। गलियों में कुत्ते नहीं थे और उसके शहरी घर के आंगन में गौरैयों के जैसा। अब यह उस शहर के आंगन में गौरैयों को चुग्गा खिलाया शुरू कर दिया था क्योंकि राइटर से उसको थोड़ा दूरी हो गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उन दोनों के बीच मिलना जुलना कम होता गया। कुछ समय तक वह उसे जगाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब वह विद्यालय से वापस लौटता था तो वह पूछती थी कि क्या पढ़ाया गया, तो राइटर बतलाता था कि उसे अंग्रेजी के शब्दों में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, दुनिया के गोल होने का बात बताया जाता है। इससे वह नाखुश हो जाती थी। वह राइटर के पाठों में कोई मदद नहीं कर पाती। अंग्रेजी स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों में उनका विश्वास ही नहीं था और ईश्वर व धर्म ग्रंथों के बारे में शिक्षण न होने पर वह दुखी हो जाती। एक दिन राइटर उन्हें बताया कि उन्हें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वह बहुत परेशान हो गई। उनके लिए संगीत का संबंध कामुकता से था और इस पर वेश्याएं और भिखारियों का एकाधिकार था और यह भद्र पुरुषों की चीज़ नहीं थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, किंतु उसको चुप्पी के आशय और स्वीकृति था।
इसके पश्चात वह राइटर से शायद ही कभी बात करती। जब राइटर विश्वविद्यालय गया तो उसे अलग कमरा प्रदान कर दिया गया। मित्रता का साझा संबंध टूट गया। दादी ने अपने एकांत को धैर्यपूर्ण सहमति के साथ स्वीकार कर लिया। वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती। चरखा दिन भर चलाती थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह प्रार्थनाएं जपती रहती थी। केवल दोपहर को गौरैयों को चुगाने के लिए देर से आराम करती थी। जब बरामदे में रोटियों के टुकड़े करते हुए बैठती थी तो सैकड़ों पक्षी चहचहा कर शोर मचाते हुए उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो जाते थे। कुछ पक्षी आते उनके टांगों पर बैठ जाते, कुछ उनके कंधों पर, कुछ उनके सिर पर। इस प्रकार से वह मुस्कुराती परंतु कभी उन्हें नहीं भगाती। वह उनके दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। जब राइटर आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया तो उसे विश्वास था कि उसकी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। वह 5 वर्षों के लिए दूर जा रहा था। उसकी इस उम्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी दादी कुछ नहीं कही, यहाँ तक कि वह भावुक भी नहीं हुई। वह उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई लेकिन बात नहीं की और भावुकता की प्रदर्शित नहीं किया। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां माला जपने में व्यस्त थीं। चुपचाप उन्होंने राइटर के साथ चूमा और तब वह प्रस्थान किया। राइटर उस नम छाप को संजोए रखा कि शायद हमारे मध्य शारीरिक संपर्क की यह अंतिम निशानी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब घर लौटा तो वह स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उनके पास शब्दों के लिए अब भी समय नहीं था, जबकि उन्होंने राइटर को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा। राइटर उन्हें प्रार्थना का जप करते हुए सुन सकता था। उसके आगमन के प्रथम दिन ही उसके सर्वाधिक प्रसन्नता के क्षण गौरैयों के साथ ही थे, जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक तुच्छ खिड़कियों से साथ खिलाया। शाम के समय एक परिवर्तन आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, ढोल लाई, गायन शुरू कर दिया। कई घंटों तक फूटे और लोगों के साथ गायन करती रहीं और गायन के साथ ही माला जपती रही। कई घंटों तक फूटे ढोल को बजाया। योद्धाओं के घर आने के गीत गाए। उन्हें अत्यधिक तनाव से बचने के लिए राइटर उसे ज़्यादा तेज़ नहीं बजाने के लिए आग्रहपूर्वक समझाया। जब से राइटर उन्हें जानता था, यह पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। अगली सुबह वो बीमार हो गई। वह हल्का जर था और चिकित्सक ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि यह बुखार उतर जाएगा, लेकिन दादी अलग ही सोच रही थी। उन्होंने राइटर को बताया कि उनका अंत करीब था। अब देखिए यहाँ करीब था, उनको आभास हो चुका था। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके जीवन के अंतिम अध्ययन के खत्म होने के कुछ ही घंटों पूर्व प्रार्थना छोड़ी थी, इसलिए वह राइटर की बात में अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और इस प्रकार से बर्बाद न करते हुए राइटर ने विरोध किया, परंतु उन्होंने उस विरोध को नकार दिया। वह शांति से प्रार्थना करती हुई, माला जपती हुई बिस्तर में लेटी रही, यहाँ तक कि उसको आशंका पहले से ही उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। एक शांत पीलापन उसके चेहरे पर फैल गई और राइटर कहता है कि वह समझ गए कि वह अब मर चुकी थीं। राइटर और उसके घर वाले उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार
उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया, उसे लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के विलाप के बाद सब लोग अंतिम संस्कार की व्यवस्था हेतु उन्हें अकेला छोड़ दिया। सायंकाल जब उन्हें एथेंसिटी के लिए जाने के लिए अर्थी के साथ उनके कमरे ले गए, सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे को सुनहले प्रकाश से आलोकित कर रहा था। ये लोग आंगन के बीचों बीच ठहर गए, सारे बरामदे और कमरे में, और जहाँ तक वो मोटे लाल कपड़े लिपटी हुई थी, हजारों गौरैया फैली हुई फर्श पर बैठी हुई थी। वहाँ कोई गौरैया चहचहा नहीं रही थी। राइटर कहता है कि उन्हें पक्षियों पर दया आई और माँ उसके लिए कुछ रोटियां ले आई, उनके टुकड़ों में तोड़ा, उसी तरह जैसी दादी माँ तोड़ा करती थी और उनके सामने डाल दिया। गौरैयों ने रोटी की तरफ देखा भी नहीं। जब वे लोग दादी के शव को ले करके चुपचाप वहाँ से निकले तो गौरैया भी चुपचाप उड़कर चली गईं। अगली सुबह झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। यह प्रेम था। ये दादी माँ जो है केवल गौरैयों को दाना चुगाया करती थी और उसी की तरह जब मर गई तो जब ले करके जाने लगी तो गौरैया आई, लेकिन उस दाना को नहीं चूंगी और चुपचाप उड़ गईं। पशु पक्षी भी प्रेम को समझते हैं और इन दोनों के बीच कितना स्नेह और प्रेम था, और दादी माँ की भावनाओं को कदर करना चाहिए कि दादी माँ एक पोतों को कैसे मानती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस समरी को बंद करता हूँ, अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।